हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अरीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं फ्रॉम योर बुक पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका नाम है राइट्स। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो जेन्युइनली इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ओवरवेलमिंग चैप्टर नहीं है ये। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को भी देखेंगे देन आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, चैप्टर बिगिन होने से पहले एक बार समझा देती हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड है। ओके, अब ये हाईलाइटेड पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आप इसको अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे एग्जाम से पहले आप समझ सकते हो कि आपको कितना एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने सर्टेन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ऐसे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस चैप्टर की अगर बात करूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे ना, देन दैट शुड बी इनफ बिकॉज वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही पूरे चैप्टर को मतलब पूरे ओवरव्यू कर लेते हैं उसका। बट यहाँ पे मैंने स्टिल ये दे दिया है जिससे आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आए कि आपको चैप्टर समझ में आया है या फिर नहीं आया है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रिविजन। अब शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। अब चैप्टर का नाम है राइट्स, तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो भी होगा व्हाट आर राइट्स। अब राइट बेसिकली एक ऐसी इंटाइटलमेंट है या फिर एक जस्टिफाइड क्लेम है, ऑलराइट, समथिंग व्हिच वी थिंक इज नेसेसरी फॉर अस एंड इज अ जस्टिफाइड क्लेम। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जस्टिफाइड क्लेम और अनजस्टिफाइड क्लेम के बीच में डिफरेंस क्या है। एक जस्टिफाइड क्लेम वो क्लेम होता है जो अस एज अ सोसाइटी अंडरस्टैंड कि ये जस्ट है, कि आप अगर इस चीज को मांग रहे हो तो वो सही है, और एक अनजस्टिफाइड क्लेम होता है कि अस एज अ सोसाइटी विल डिनाई कि नहीं, ये आप जो मांग रहे हो ये सही नहीं है। एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यार मैं तो चाहती हूँ कि मैं अंबानी जितनी रिच हूँ, मेरा राइट है कि मैं अंबानी जितनी रिच हूँ, ठीक है, तो ये एक अनजस्टिफाइड क्लेम हो जाता है। हम एज अ सोसाइटी अग्री करते हैं कि नहीं, उसने तो अपना वो या तो उसकी जनरेशनल वेल्थ है या तो उसने मेहनत करी है तब जाके वो रिच हुआ है। आप ऐसे मांग नहीं सकते हो कि आपको हम लोग पैसे दे दे सब लोग मिलके, कि ये आपका राइट है। एक जस्टिफाइड राइट क्या होता है कि आई वॉन्ट कि मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो एज कंपेयर टू अदर पीपल। आई वॉन्ट कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। आई वॉन्ट कि मेरे पास वोटिंग राइट्स हो। ये आपके होते हैं जस्टिफाइड क्लेम, कि अस एज अ सोसाइटी कैन अग्री कि दीज आर लेजिटिमेट। तो ये आपको यहाँ पे देखना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी आपके मन में आया, जो भी आप डिजायर करते हो, वो आपका राइट नहीं होता है। राइट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्लेम है that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. Respectful and dignified life जीने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपका राइट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास टैलेंट्स है, किसी फील्ड में आपको परस्यू करना है करियर, तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ऑलराइट, अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट बनना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर मेरे को यूपीएससी देना है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहूंगी कि मैं जो हूँ एज अ सिटीजन, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, ओके, स्कूल्स वगैरह ओपन होने चाहिए, कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। एंड अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो बहुत कम रेट पे ओपन होने चाहिए, ठीक है, पूरी कंट्री को मद्देनजर रखते हुए कि हर इंसान अफोर्ड कर पाए उन कॉलेजेस को। अगर कोई नहीं कर सकता तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब वो दे देना चाहिए, स्कॉलरशिप दे देना चाहिए, या फिर आपकी फीस माफ हो जानी चाहिए। अब वो सारी चीजें क्या है, वो जस्टिफाइड है, ऑलराइट, जिससे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कैन परस्यू माई ड्रीम्स एंड कैन परस्यू अ करियर। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो मैटर नहीं करता उतना, तो दैट इज अ जस्टिफाइड क्लेम। अब ये राइट्स जो है ये आते कहाँ से हैं? 17 एंड 18 सेंचुरी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट से अगर आप बात करते तो वो कहते हैं कि ये नेचुरल है, ये गॉड बना के देता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप बॉर्न होते हो। अब इसके एग्जाम्पल हो जाता है राइट टू लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीनों आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑल जो बाकी राइट्स होते हैं वो इनसे डिराइव करते हैं, ठीक है। इन ये 3 मेजर ब्लॉक्स हैं आपके, बाकी जो राइट्स आप सोच सकते हो वो इनसे डिराइव करते, ऐसा मानना था पुराने सेंचुरी का। हालांकि अब रिसेंट ईयर में क्या हो गया, हम लोग ह्यूमन राइट्स जो टर्म है उसको ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल राइट्स, बिकॉज आज के दिन पे ये सोचा जाता है कि मतलब कि ऐसा कॉन्सेप्ट की राइट्स भगवान ने दिया है या फिर हम लोग नेचुरल मतलब हम लोगों को राइट्स मिले हैं, तो दैट अपेयर्स टू बी अनएक्सेप्टेबल टुडे। Alright, the assumption behind human rights is that all persons are entitled to a certain thing simply because they are human beings. As a human being, हम लोग unique हैं। इसका क्या मतलब होगा कि just because you're a human being,
आपको सर्टेन राइट्स देने चाहिए, ऑलराइट, दैट इज नॉट अटैच्ड टू द स्टेट। अब इसका क्या मतलब हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले अफगानिस्तान का, जहाँ पे तालिबान ने डिसाइड कर दिया कि विमेन को एजुकेशन नहीं मिलेगा, पहले स्कूल्स बैन किए, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बैन कर दिया विमेन के लिए। तो अब ऐसी कंट्री में हम लोग अग्री कर सकते हैं कि दैट इज वेरी अनजस्ट, उनके राइट्स छीने जा रहे हैं उनसे, है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हु इज लिविंग इन दिस डे एंड एज, एवरीबडी शुड हैव द राइट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसका डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो लास्ट में दिया हुआ है, दैट बिल्ड्स अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं एज, और हम लोग सब लोग एज ए ह्यूमन बीइंग कलेक्टिवली अग्री कर सकते हैं कि सर्टेन राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली आज के दिन पे ये देखा जाता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बोलने को तो हम लोग कह दे कि सारी एवरीबडी इज इक्वल, ऑलराइट, एवरीबडी हैज टू बी इक्वल बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, क्लास डिस्पैरिटी होती है, कास्ट डिस्पैरिटी होती है जो देखने को मिलती है, और इससे मतलब हम लोग देख सकते हैं ह्यूमैनिटी भी स्ट्रगल कर रही है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इमैनुअल कांट के बारे में। कांट का क्या व्यू था ऑन ह्यूमन डिग्निटी? अब ये जो शब्द है डिग्निटी, इसका क्या मतलब था? तो कांट जो है वो डिग्निटी को व्यू करते थे कि एनीथिंग विच हैज अ प्राइस, ठीक है, और आप उसका इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हो, दैट इज नॉट यू नो अ डिग्निटी फॉर यू। बट एनीथिंग जिसका आप इक्विवेलेंट ढूंढ ही नहीं सकते हो, दैट हैज डिग्निटी। इसका क्या मतलब हो गया? एक पेन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का पेन है, आप उसका इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हो, ठीक है, कि चलो अगर मेरे पास ए ब्रांड का पेन नहीं है तो मैं बी ब्रांड का पेन यूज कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे पास ए ब्रांड का पेन नहीं है, बी ब्रांड का भी पेन नहीं है, तो मैं पेंसिल यूज कर सकती हूँ। तो दिस थिंग एज अ पेन डज नॉट हैव अ डिग्निटी, बट आई एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? यू एज ए ह्यूमन बीइंग, ऑल ऑफ अस, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, एंड हेंस वी हैव अ डिग्निटी। तो एवरी पर्सन हु इज अ ह्यूमन बीइंग हैज अ डिग्निटी, ठीक है, चाहे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कितना हम लोग वो इंसान ने काम ढंग से किया, अगर उसने कुछ गलत भी किया है, यू विल हैव टू ट्रीट दैट पर्सन विद डिग्निटी, और ये आपका होता है मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स, ठीक है, दिस पर्सन हैज मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। सो इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि वी शुड बी ट्रीटिंग अदर्स एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्व्स, ठीक है, तो मतलब कि आप जैसे अपने आप चाहते हो कि आपको लोग ट्रीट करें, वैसे आप दूसरे लोगों को भी ट्रीट करो। सेकेंडली, वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पीपल एज अ मीन्स टू आवर एंड, मतलब कि हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सामने वाला इंसान है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास खुद की लाइफ है, हम उसका यूज ना करें। तो अब इसका एक एग्जांपल हो जाएगा फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत रिच लोग होते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं, ठीक है, कि ये एक रिसोर्स है, और वो उनसे बहुत ज्यादा काम कराते रहते हैं, बहुत कम वेजेस देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक उनको मीन्स टू आवर एंड्स देख रहे हैं कि ये लोग काम करेंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो ऐसा सोच के चलते हैं। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है लीगल राइट्स एंड द स्टेट के बारे में, ठीक है। आज की डेट में अगर हम बात करें राइट्स की, तो हमें राइट्स जो मिल रहे हैं वो स्टेट दे रहा है। स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आपकी गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज होती है जो डेमोक्रेसीज है आज के दिन, जहाँ पे बिल ऑफ राइट्स आपको प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। इंडिया में हम इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, जिनके पास अपना खुद का बिल ऑफ राइट्स है। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए, ऑब्वियसली लीगल एंडोर्समेंट जो होता है हमारे राइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे राइट ऑफ एजुकेशन है, आई हैव अ राइट एज अ सिटीजन टू हैव एजुकेशन, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जाए और एजुकेशन सेंटर्स खोले, गवर्नमेंट जाए और फीस को कम करे। तो वो सब चीजों का काम जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट मेक श्योर्स कि एवरीबडी इज एबल टू परस्यू देयर राइट्स, ठीक है, और उनके राइट्स में कोई दखल अंदाजी नहीं आ रही है। और यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे कि माय राइट ऑब्लाइजेस द स्टेट टू मेक लॉज एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स, इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी और हार्म मी। तो इसका ये भी मतलब हो गया कि प्रिवेंटिव लॉज भी आपके यहाँ पे प्लेस में आने चाहिए बाय द स्टेट, ठीक है। सिर्फ ये काम नहीं होता कि आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, आप प्रिवेंट भी करो कि हमारे राइट्स को कोई छीन ना ले हमसे, और ना ही स्टेट भी हमसे ना छीने। अब स्टेट ना छीने हमसे राइट, वो कौन इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड दोज आर आवर फंडामेंटल राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, और उन राइट्स को कोई भी नहीं चेंज कर सकता।
तो राइट्स जो होते हैं दे नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल होगा कि अगर गवर्नमेंट का मन करा कि मुझे अरेस्ट कर दिया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड होने चाहिए, और यही कौन प्रोटेक्ट करता है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, एंड ऑब्वियसली जुडिशरी भी हमारा प्रोटेक्ट करता है। काइंड ऑफ राइट्स की बात करें तो आज के डेट में सबसे पॉपुलर जो राइट होता है आपका पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? माई राइट टू वोट, ठीक है, माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ पॉलिटिकल अरीना, ये सब मेरे पॉलिटिकल राइट्स हो जाते हैं। टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये सब आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं इनको सिविल लिबर्टीज के साथ अटैच किया होता है। अब सिविल लिबर्टीज का क्या मतलब होता है? द लैटर रिफर्स टू द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। फ्री एंड फेयर ट्रायल मतलब कि जुडिशरी आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल करेगी, बायसेस नहीं होंगे कोई कि मतलब सामने वाला इंसान कितना रिच है, कितना वो है, आइडियली नहीं होना चाहिए। द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज एंड द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। तो पॉलिटिकल राइट्स जो आपको स्टेट देता है कि 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, राइट टू वोट होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आ जाता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। सिविल लिबर्टीज होता है कि एक्सप्रेशन फॉर्म आपका दिखाना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना, एक्सप्रेस करना अपना। डिसेंट, डिसेंट मतलब कि अगर आप कुछ प्रेजेंट करते हो और मुझसे अग्री नहीं करते हो तो मेरे को अपना वो प्रेजेंट करना कि आई डू नॉट अग्री विद यू, दैट इज योर प्रोटेस्ट या फिर डिसेंट। तो ये सब जो होता है वो आपकी सिविल लिबर्टीज आ जाती है। तो पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज। बट अगर देखा जाए तो बहुत, अगर कोई गरीब इंसान होता है ना तो उसको अपनी पॉलिटिकल राइट्स उतनी मैटर नहीं करती जितना उसको अपनी इकोनॉमिक राइट्स मैटर करती है। इकोनॉमिक राइट्स यहाँ पे क्यों मैटर करेगी? बिकॉज जब आप इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करते हो तो आप इंश्योर करते हो कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास मतलब मिनिमम वेज आ रहा है, उनके पास खाने के लिए पैसा है, उनको अगर खाना नहीं मिल पा रहा है तो आप सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, पानी का एक्सेस होना चाहिए, सैनिटेशन का एक्सेस होना चाहिए। तो तभी आजकल मतलब इकोनॉमिक राइट्स जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो होती हैं वो सब पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स को छोड़ के मॉडर्न डे में जो हम लोग और डेमोक्रेसीज आ चुकी हैं, जो और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वो कल्चरल राइट्स पे भी फोकस करते हैं। कल्चरल राइट्स क्या होते हैं? एज अ कंट्री अगर हम इंडिया के विद इन भी देख लें तो बहुत सारे माइनॉरिटी कल्चर्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रिजर्व हो, जो चाहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन वो आगे बढ़ा पाए, ठीक है, मतलब अपनी लैंग्वेज में मदर टंग में बोलने का वो उनको राइट चाहिए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो अपना टेम्पल्स बना सके, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। तो दैट इज ऑल्सो सीन एज एन इम्पॉर्टेंट राइट कि हाँ उनका हक है कि वो अपने कल्चर को भी सेफ गार्ड कर सके। अब आपने वो स्पाइडरमैन का कोट तो पढ़ा ही होगा, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर राइट्स भी आपको दी जा रही हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ते आगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे कंपेल अस to think not just of our own personal needs and interests, but to defend some things as being good for all of us. अब इसका एग्जांपल जैसे कि पोल्यूशन की बात हो गई, ठीक है, ओजोन लेयर की बात हो गई, कोविड की बात हो गई। तो अब ये ऐसी चीजें हैं कि हम एक अकेला इंसान नहीं सॉल्व कर पाएगा इन चीजों को। हमको एज अ कम्युनिटी, एज एन एंटायर नेशन, इनफैक्ट नॉट इवन अ नेशन, एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको इन चीजों पे एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम सब साथ में मिलके इनके अगेंस्ट एक्ट करेंगे तब जाके हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच अदर एज वेल। सेकेंडली, दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है तो दूसरे वाले को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ए से अग्री करते हो, पॉलिटिकल पार्टी बी से नहीं अग्री करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो बी मेंबर है वो आपका बोलेगा नहीं, ठीक है, या फिर वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास राइट्स है, यू मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स एज वेल। थर्ड जो होता है वो है कि वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल कि मतलब अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपने कहा कि मेरे पास फ्रीडम है कि मेरे को मॉन्यूमेंट्स पे जाने, मेरे को पिक्चर्स खींचनी है लोगों की, ठीक है, मेरे को पिक्चर्स खींचने मॉन्यूमेंट्स के, बट आपका ये फ्रीडम नहीं है कि आप किसी भी इंसान की पिक्चर खींच सको, ठीक है, कि मतलब उस मॉन्यूमेंट के सामने कोई लोग खड़े हुए हैं तो आप उनकी भी फोटो ले रहे हो। अगर वो कह रहे कि नहीं करो, नहीं लेनी है फोटो, मतलब नहीं लेनी है। वाई? बिकॉज वहां पे अगेन उनकी प्राइवेसी भी मैटर करती है, आपको रिस्पेक्ट करना है बाकी लोगों को। फोर्थ जो है आपका, इट इज दैट सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे स्टेट आपके राइट्स को कर्ब करेगा, ठीक है, जैसे सबसे मेजर एग्जांपल इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो कितना मतलब स्टेट को कितना कंट्रोल कर सकता है उस पे, या फिर अगर कोई
दंगे हो रहे हैं तो स्टेट कितना इंटरफेयर कर सकता है उस सिनेरियो में। या फिर अगर हम कह सकते हैं कि मतलब कोई इंसान है और स्टेट को लग रहा है कि हाँ ये कुछ गलत करने वाला है, ये कोई गलत काम में इन्वॉल्व होने वाला है, तो उसको अरेस्ट कर सकते विदाउट एनी प्रूफ। तो उन सब चीजों के बारे में आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। तो अस एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स वी आर ऑलरेडी वेरी विजिलेंट। नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग आगे जाके बाकी लोगों को भी अवेयर बताए अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, इन सच सिचुएशंस हम लोगों को मेक श्योर करना होगा कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हो तो आप अरेस्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एमिनेंट थ्रेट टू द सोसाइटी। ये नहीं कि मतलब ये इंसान हमको डर है कि ये रात में जब बहुत तेज तेज से म्यूजिक बजाएगा तो हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं, वो उतना एमिनेंट थ्रेट नहीं है सोसाइटी में। बट मुझे डर है कि ये इंसान लोगों का मर्डर करेगा या फिर ये इंसान टेरराइज करेगा लोगों को टेररिस्ट एक्शंस के थ्रू, तो उस केस में आप उस इंसान को अंदर ले सकते हो। बट इवन देन दैट पर्सन हैज द राइट टू सीक लीगल काउंसल। ठीक है, मतलब कि वो अपने लॉयर्स को बुला सकते हैं, ठीक है, केस आपकी उसमें कर सकता है एंड दे हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको बताना पड़ेगा कि आपने उनको अरेस्ट क्यों किया, एंड देन वो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपने उस अरेस्ट जो किया है, इज दैट अरेस्ट जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी ध्यान देना कि राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। ठीक है, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। मतलब कि देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे आपके राइट्स को कर्ब किया जाएगा, देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे राइटफुली आपके राइट्स को कर्ब किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। बट us as a society have to understand कि जो हमारे ऊपर कर्ब्स लगाए जा रहे हैं, क्या वो कर्ब्स नेसेसरी हैं या फिर वो कर्ब्स अननेसेसरी हैं। और वो तभी होगा जब हम लोग एज अ सोसाइटी पॉलिटिकली एक्टिव हो। सो दैट इज द चैप्टर, दैट इज इट। ये जो लास्ट आपका पोर्शन है यहाँ पे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी वाला पोर्शन नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने इधर हाईलाइट कर दिया, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप प्लीज इसको गो थ्रू कर लेना। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में अभी डाउट हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जरूर आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक द वीडियो, इससे हमें समझ में आता है कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। एंड डू शेयर विद योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।